क्या आप ऑस्ट्रेलिया की जीटी डॉक्यूमेंट्स के बारे में परेशान हैं या जानना चाहते हैं? मुझे मेरी पास की वीडियो में बहुत सारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स ने कांटेक्ट किया है एंड दे वर ऑलवेज कंफ्यूज्ड रिगार्डिंग द जीटी रिक्वायरमेंट या मिसगाइडेड बाय द एजेंट्स और बाय द पीपल दे। तो आज के मैंने इस टॉपिक को इसलिए चूज किया कि मैं इंटरनेशनल स्टूडेंट को बता दूंगा व्हाट इज द जीटी क्राइटेरिया एंड व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स बाय द होम ऑफिस। दिस गाइड मीन टू गिव यू अ प्रोस्पेक्ट एंड प्रेजेंट इंटरनेशनल स्टूडेंट जर्नल अंडरस्टैंडिंग कि जी होती क्या है, कंडीशंस क्या हैं जीटी की बेसिकली, और एक वीजा एप्लीकेशंस के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हैं जो होम अफेयर्स को जो रिक्वायर्ड होते हैं, जो आप यहाँ अपने होम अफेयर्स को अपनी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी होती है, उनको बेसिकली जो ना वो तमाम डॉक्यूमेंट बेस्ड होती है, कोई इंटरव्यू नहीं होता है, उनको आप जीटी कहते हैं। और स्टूडेंट ओनली रिकमेंडेड टू सबमिट देयर वीजा एप्लीकेशन व्हेन दे ऑल आर असिस्ट, मतलब अगर आपकी जीटी अप्रूव्ड है बाय द यूनिवर्सिटी तो आप जो है ना एलिजिबल होते हैं टू अप्लाई फॉर द वीजा। डेफिनेटली जीटी अप्रूवल के बाद ही एक इंटरनेशनल स्टूडेंट अपनी फीस पे करता है और फीस पे करने के बाद अपने स्टूडेंट्स को अप्लाई करता है। तो ये हर एक इंटरनेशनल स्टूडेंट को लाजमी ऑस्ट्रेलिया के अंदर विद द लिमिटेड टाइम ऑफ फ्रेम या लिमिटेड टाइम के लिए अपनी जीटी टेम्परेरी इंटरेंट क्लियर या क्राइटेरिया को मीट करना होता है। और जो स्टूडेंट नहीं मीट कर पाते वो उनको डेफिनेटली वीजा एक या परमानेंट रेसिडेंसी या जिसे हम कहते हैं स्टूडेंट वीजा जो होता है वो स्टूडेंट ग्रांट नहीं होता। लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज अ जीटी एंट्रेंस रिक्वायरमेंट। जीटी एंट्रेंस रिक्वायरमेंट होती क्या है? अब आप समझे, जैसे मैंने कहा कि हर एक स्टूडेंट को अपनी वीजा रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट जीटी रिक्वायरमेंट सबमिट करनी होती है और उसमें आपको एक ऑनेस्ट इवैल्यूएशन करनी होगी, प्रूव करना होता है कि जी आप ऑस्ट्रेलिया टेम्परेरी वर्सेस के ऊपर आ रहे हैं टू गेन द हाई क्वालिटी एजुकेशन इंस्टेड ऑफ यूजिंग दिस प्रोग्राम रादर देन टू गेटिंग अ पीआर। आपका पीआर लेने का कोई पर्पस नहीं है, कोई आप रेसिडेंस परमानेंट के लिए या पीआर के लिए ऑस्ट्रेलिया नहीं जा रहे हैं, आप जस्ट एक एजुकेशन के लिए। ये एक सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। अच्छा, अब होता क्या है कि होम ऑफिस बेसिकली आपको इसी चीज के ऊपर कंसीडर कर रहा होता है, इन्हीं बेसिस के ऊपर कि जी जो स्टूडेंट आ रहा है वो एक जीटी एंट्रेंट है, जेन्युइन एंट्रेंट है, टेम्परेरी एंट्रेंट है कि भी नहीं है। इसी बेसिस के ऊपर जो है ना स्टूडेंट की एक्सेप्टेंस और रिफ्यूजल हो रही होती है। अब वो आपने देनी किस तरीके से, वो जीटी एंट्रेंट आपने बतानी, आपको सबसे पहले जो होता है ना वो बेसिकली होता क्या है, जीटी एंट्रेंट क्या है, एक आपने एसओपी लिखना है, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस जिसे हम कहते हैं एसओपी। आपने एक पर्सनल रिटन स्टेटमेंट देना होता है इन इंग्लिश दैट एड्रेस द जीटी रिक्वायरमेंट्स के जी आपके रिक्वायरमेंट्स को बेसिकली करना होता है, क्योंकि आप एम्बेसी से 1-to-1 फेस टू फेस तो नहीं मिल रहा ना, एम्बेसी डोंट नो यू पर्सनली, तो आप बेसिकली एक राइटिंग डॉक्यूमेंट दे रहे होते हैं जिसे हम जीटी एसओपी कहते हैं। आप उनको बताते हैं और उसके ऊपर आप एक इंप्रेशन डाल रहे होते हैं। अच्छा, उसको डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए जो ना कुछ तरीके होते हैं जिसके अंदर आप बड़ा टू दी पॉइंट्स अपना चीजों को लेके चल रहे होते हैं, हर चीज को जिसमें आप कवर कर रहे होते हैं, वो क्या क्या चीजें वो मैं आपको आगे बताता हूं। अच्छा, ये जो स्टेटमेंट होता है, अब एज पर ओल्ड होता क्या है कि लोग 3-3, 4-4, 5-5 हजार वर्ड्स के ना एसओपीज लिख रहे हैं। अब मुझे नहीं लगता कि एम्बेसी इस मूड में थी कि एक बच्चे की बैठ के 6000 पेजेस की और 6000 वर्ड्स की या 5 पेजेस की 6 पेजेस की एसओपी को रीड कर रही हूँ। नाउ एज पर द न्यू पॉलिसी द स्टेटमेंट मस्ट हैव total 300 words or 200 characters. That limit applies. That's it. 300 words या 2000 characters के अंदर ही आपको अपनी बेसिकली अपनी चीजों को एक्सप्लेन करना है, जिसमें आपको तमाम अपनी पर्सनल स्टेटमेंट्स देनी है, जिसमें अपने फाइनेंशियल और अदर चीजों को आप कर रहे होते हैं। वो क्या क्या चीजें वो आपको आगे बताता हूँ। अब समझते हैं कि जी व्हाट डॉक्यूमेंटेशन डिटेल्स आर प्रोवाइडेड बाय द जीटी, कि किस तरह आपने जो है वो प्रोवाइड करनी है। जैसे मैंने कहा आपको, मैंने कवर 2 पॉइंट कर दिए, मैंने आपको बता दिया कि जीटी क्या है और जीटी किस पर्पस के लिए होती है, क्या होती है। अब जरा इसके डॉक्यूमेंट्स को समझते हैं कि जी क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हैं। सबसे पहले आपको डॉक्यूमेंट्स देने क्या होते हैं, आपने अपना एकेडमिक बैकग्राउंड बताना होता है। प्रीवियस स्टडी सेक्शन शुड बी इंक्लूड इन द एकेडमिक रिकॉर्ड, जो आपका एकेडमिक रिकॉर्ड उसमें आपने डेमोन्स्ट्रेट कर देना है अपनी क्वालिफिकेशंस को और एवरीथिंग। आपने अपनी एजुकेशनल जो भी प्रोवाइडर्स हैं उनके ड्यूरेशन को बताना है कि जी कहां पर क्या है, क्या आपकी सर्टिफिकेट अचीवमेंट्स रही हैं ड्यूरिंग योर स्टडीज, उनको आपने एक्सप्लेन करना है। रेलेवेंस टू द प्रोग्राम, जो भी आपकी प्रोफेशनल बैकग्राउंड होता है उनको आपने डिस्क्राइब करना होता है। अच्छा, अब बेसिकली अब ये डिस्क्राइब तो करना है, बट हाउ यू डिस्क्राइब द प्रोग्राम रिलेट टू योर पीरियड वर्क और स्टडी, ऑल्सो एक्सप्लेन द रीजन। लाइक आपने एक्सप्लेन तो करना है, लेकिन ये आपकी स्टडीज और बेसिकली आपके वर्क एक्सपीरियंस से किस तरह रिलेट करती है, इस रीजन को एक्सप्लेन करना है आपने अपने स्टेटमेंट और पर्पस, जो मैंने कहा रिटन स्टेटमेंट आपने देनी है। उस एसओपी के अंदर बेसिकली इस रीजन को आपने एक्सप्लेन करना है कि जी कि उसकी रेलेवेंसी क्या है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो आप ये इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कर ले एकेडमिक बैकग्राउंड के साथ ये करें। अगर आप चेंज ऑफ कैरियर कर रहे हैं इन योर चूजन प्रोग्राम और वो अनरिलेटेड है बाय कोर्स वर्क बाय वो जो है एम्प्लॉयमेंट, तो मैं समझता हूँ कि वो वैसे भी जीटी का जो ना वो सेम लेवल नहीं रहता, वो बेसिकली
बेसिकली उसको रिजेक्ट कर रहे होते हैं, या बेसिकली आपकी जो है ना चांसेस थोड़े से लो हो जाते हैं। तो यू ऑलवेज हैव टू डेमोस्ट्रेट कि व्हाट एजुकेशन यू हैड or what experience you had and what you are going to. It must be relate towards your education, with your education or with your experience. Okay, अगर आपकी कोई गैप है एजुकेशन के अंदर, वो हो गया अगर 6 मंथ से ज्यादा की गैप है, उस गैप को आपने कवर करना है। वो आप समझे, ये बेसिकली हो क्या रहा है, अब आप एसओपी में अपने पॉइंट्स भी कवर कर रहे हैं और एसओपी के अंदर आपने क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगाने वो भी हो रहे हैं। तो एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स आपने सारे के सारे कवर किए, सारे एडिशनल सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस लेटर आपने लगाए, और वो लगाने के साथ साथ आप एसओपी में भी अपने राइटिंग के अंदर आपने एक्सप्लेन करना शुरू कर दिया। दोनों चीजें बड़ी पैरेलल चल रही होती, डॉक्यूमेंटेशन एंड रिटन स्टेटमेंट, इन दोनों की बेसिस के ऊपर आपकी वीजा की असेसमेंट होनी है। तो अगर गैप आपकी एजुकेशन में 6 मंथ्स का है या उससे ज्यादा का है, तो आपने उसको एक्सप्लेन करना है कि जी ये रीजन क्या थी, या उसका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगाना है कि जी ये स्पेसिफिक का था, 6 महीने उससे ज्यादा का था, तो मैंने वो एक्सपीरियंस लगा के उनको बताना है कि जी मैंने अपना टाइम कहाँ स्पेंड किया। एम्प्लॉयमेंट जो है डिटेल्स हैं वो आपने शेयर करनी है। अगर आप कहीं काम कर रहे थे तो मेंशन किस पोजीशन के ऊपर आप काम कर रहे हैं, किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ आप काम कर रहे हैं और कितने लेंथ और पीरियड के लिए आपने किया। अगर आपके पास 6 महीने उससे ज्यादा का गैप हो गया है, तो ये आपका समझेंगे एक्सपीरियंस लेटर इज अ मैंडेटरी। इन राइटिंग भी देना है आपने, और वो भी करना है, और कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन अगर आप प्रोवाइड कर सकते हैं तो वो भी आप करें कि जी किस टर्म्स एंड कंडीशन के साथ आप कर रहे हो, कौन आपका प्रोवाइडर था जिसको आप वो कर रहे थे, आपने जिसको आप सर्व कर रहे थे। थर्ड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका, वो है आपका टाइज टू द कंट्री ऑफ ओरिजिन और प्लेस ऑफ रेसिडेंस, जिससे हम कह सकते हैं कि जी आपने टाइज अब जस्टिफाई करने विद द हेल्प ऑफ डॉक्यूमेंट्स इन और ऑल्सो इन राइटिंग, कि जी आपका जो होम कंट्री है या आपका ओरिजिन जो है या आपका प्लेस ऑफ रेसिडेंस है, उसके साथ आपके कितने स्ट्रॉन्ग टाइज है। तो अब ये क्या करना है, अब बेसिकली आपने यहाँ पर करना है कि आपने यहाँ पर डिस्क्राइब करना है ऑफ योर फैमिली एंड योर प्लेस ओरिजिन इंक्लूडिंग द नंबर ऑफ डिपेंडेंट्स यू हैव, कि जी कितने नंबर ऑफ डिपेंडेंट्स आपके साथ हैं, कौन से आपके फैमिली टाइज हैं, और उसमें अपने फैमिली के एम्प्लॉयमेंट, उनकी इनकम को जस्टिफाई करना है। जैसे अगर आपके फादर आपके स्पॉन्सर हैं, आपकी मदर आपके स्पॉन्सर, तो आपने बताना है कि जी फादर क्या करते हैं, उनकी सैलरी स्लिप दिखानी है। अगर बिजनेस है तो फादर का क्या बिजनेस है, उनके पास क्या प्रॉपर्टी एसेट्स हैं, उनकी क्या इनकम है, ये आपके टाइज बनाते हैं। आपकी मदर भी अगर आपके साथ ज्वाइन है, आपकी ग्रैंडफादर भी आपको स्पॉन्सर कर सकते हैं। तो ये आइडियल सिनेरियो जिसमें आपके पेरेंट्स या आपके ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर आपके स्पॉन्सर, ये आइडियल सिनेरियो होते हैं। कुछ कंट्रीज हैं जैसे लाइक इंडिया को आप कह लें, वहाँ पर बैंक लोन्स वगैरह भी जो है ना अपनी टर्म्स के ऊपर एक्सेप्ट कर लिए जाते हैं, तो वो भी आप दिखा सकते हैं। या हर कंट्री के ना वो फाइनेंशियल बेसिकली कंट्री वेरी कर रहे होते हैं। तो मोस्ट जेन्युइन मैं समझता हूँ आपके पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स के बाद आपके ग्रैंड पेरेंट्स हैं, आपके ब्रदर भी कर सकते हैं, सिस्टर के लिए भी ले सकते हैं, एज पर लॉ लिखा है, लेकिन वो डिसीजन डिपेंड कर रहा होता है इनकम के ऊपर। आइडियल होता है कि आप पेरेंट्स को रखें, ग्रैंड पेरेंट्स को रखें, फिर आप भाई वगैरह को देख लें अगर वो सिंगल है या उसकी बहुत अच्छी कोई हैंडसम इनकम है। अब आप समझें कि ये बेसिकली आपने स्ट्रॉन्ग टाइज तो इनके साथ दिखाए, अब इनकी इनकम को भी जस्टिफाई किया, अपनी इनकी इन्वेस्टमेंट को आपने जस्टिफाई किया, बट आपने देखना है कि मैं फॉर एग्जाम्पल मैं खुद हूं, मैं कहता हूं कि आई एम योर स्पॉन्सर, अब मैं आपको स्पॉन्सर कर रहा हूं, तो मेरी इनकम शुड भी इतनी अपना जो है ना इतनी वो हाई हो या इतनी हैंडसम हो कि मैं अपने सारे लिविंग एक्सपेंस निकालने के बाद मेरे पास इतनी सेविंग्स आ रही हो कि मैं आपकी एजुकेशन को फंड कर सकता हूं। अगर मैं कह रहा हूं कि जी जैसे जी कि मैं मंथ का 6 लाख रुपीस या 8 लाख रुपीस या 10 लाख रुपीस कमाता हूँ, अगर मैं इसको डॉलर में कन्वर्ट करूँ तो $7,000-8,000 के अराउंड मैं कहता हूँ कि करवाता हूँ, और उसमें मेरी फैमिली है, मेरे बच्चे हैं, उनकी एजुकेशन और सारी चीजें, तो वो सारे एक्सपेंस माइनस होते हैं। तो मैंने अगर 6 लाख कमाया और 3 लाख रुपए अगर मैंने उसमें से या 2 लाख 3 लाख मैंने खर्च कर दिया, तो मेरे पास जो सेविंग्स आ रही है वो 2-3 लाख की आ रही है। तो ये इनकम हैंडसम इनकम नहीं होगी कि मैं आपको स्पॉन्सर दे सकूं। उसकी रीजन ये है कि जो मैं अर्न कर रहा हूं तो 50% में यूज भी कर रहा हूं, रिमेनिंग 50% में इतना अमाउंट बच ही नहीं रहा कि मैं आपका स्पॉन्सर बन सकूं। पहली चीज तो ये इनकम इतनी स्ट्रांग हो कि आप मैं आपको स्पॉन्सर कर सकूं। पहली चीज ये इंपॉर्टेंट होती है आपको फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट में भी और एसओपी के अंदर, ये दोनों इन राइटिंग दोनों चीजों में आपने कवर करनी। प्लस अगर मैं इतनी इनकम दिखा रहा हूँ कि यार ठीक है मैं 6 लाख 8 लाख कमा रहा हूँ, 2-3 लाख खर्च कर रहा हूँ, 4-5 लाख में बचा रहा हूँ, लेकिन इसके अलावा मेरे पास एडिशनल कोई 10-20-30 मिलियंस की 50 मिलियंस की स्टेटमेंट भी रखी हुई जो मेरे सेविंग अकाउंट में पड़े हैं, मेरे पास पड़े हैं, सेव्स हैं, तो मैं उससे भी कर सकता हूँ। तो लाजमी नहीं कि मैंने इनकम 20 लाख पे दिखानी
दिखानी है, मैं इनकम इतनी ही दिखा सकता हूँ, बट मैंने अपनी सेविंग्स को जस्टिफाई कर देना है। अब उस सेविंग्स में भी ये है कि कुछ मैंने दे दिया, कुछ पेरेंट्स की तरफ से दिखा दिया, आप 2 स्टेटमेंट भी कर सकते हैं, मैं इंडिविजुअल भी कर सकता हूँ, कोई ऑर्गेनाइजेशन भी आपको बेसिकली जो है ना आपको वो कर सकती है। तो ये बेसिकली एम्प्लॉयमेंट, इनकम और आपकी टाइज को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बनाती है आपके कंट्री के अंदर। इन्वेस्टमेंट आप दिखा सकते हैं, आपने क्या इन्वेस्टमेंट की हुई, क्या प्रॉपर्टीज है, या आपकी टाइज बेसिकली आपके नेटिव कंट्री में आप समझें कि स्ट्रॉन्ग कर रही होती हैं। अच्छा, इसके अलावा जो दूसरे होते हैं वो आपको होता है आप समझें कि पोटेंशियल फ्यूचर वर्क और फर्दर कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट आपकी क्या है, उसकी क्या रीजन है। रिटर्न टू स्टडी के बाद आप क्या क्यों रिटर्न करेंगे, तो आपने जो स्टडी किया उसका आप समझेंगे रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट कैसे आपका होगा, आपके उस कंट्री के अंदर उस एजुकेशन के बाद क्या इंपैक्ट आने वाले हैं आपकी अपनी पर्सनल लाइफ में, एम्प्लॉयर की रिक्वायरमेंट्स क्या है, आपकी मुल्क के कंट्री की इकोनॉमिकल कंडीशंस क्या है। मैंने देखा कि आजकल ना इकोनॉमिक टाइज के ऊपर बड़े वीजा रिफ्यूज हो रहे हैं। उसकी रीजन ये है कि बच्चे जस्टिफाई नहीं कर पा रहे कि जी उनके पास डिग्री कंप्लीट करके, मास्टर्स कंप्लीट करके वापस आने के बाद मुल्क के अंदर मुल्क की इकोनॉमी को या अपनी कंट्री की इकोनॉमी को कैसे वो सपोर्ट कर लेंगे, क्या सपोर्ट कर लेंगे, कितनी सैलरी वो अर्न कर लेंगे, नहीं बता पा रहे, सही तरीके जस्टिफाई नहीं करे। तो वीजा ऑफिसर ने डेफिनेटली डिसीजन, एक्सट्रीम डिसीजन की तरफ जाना। यू हैव टू एक्सप्लेन कि जी ये रीजन है, ये मेरी रिटर्न है, मेरे पेरेंट्स यहाँ पर हैं, मेरी फैमिली यहाँ पर है, मेरे टाइज हैं, हमारे एसेट्स, हमारी प्रॉपर्टीज यहाँ पर हैं, मेरे मुल्क की इकोनॉमिक कंडीशन ठीक है, प्लस मेरे मुल्क के अंदर मेरी इकोनॉमिकल कंट्रीब्यूशन रहेगी, ये कंपनीज है, ये ऑर्गेनाइजेशन है, इस डेजिग्नेशन के ऊपर मुझे फ्यूचर में हायर कर सकती हैं, ये इनके जॉब क्राइटेरिया है, इतनी सैलरी मुझे मिलनी है। तो ये सारी चीजें जो है ना आपने अपनी कंट्री के अंदर बताना होता है, तो उनको लगता है कि हाँ जी ये एक प्री वर्क एक स्टूडेंट है जिसने अपनी चीजों के ऊपर वर्क किया हुआ एंड डेमोस्ट्रेट ऑल द थिंग। और ये तमाम डॉक्यूमेंटेशन आपने जो है वो आप प्रोवाइड करने होते हैं। अदर देन दैट आपको ना अपनी बेसिकली जॉब भी होती है। मैंने देखा कि अक्सर स्टूडेंट होते हैं वो कहीं काम कर रहे होते हैं, वो ब्रेक लेना चाहते हैं, बट वो सेम कंपनी सेम ऑर्गेनाइजेशन को जॉब भी ऑफर कर रही होती है। तो अगर उनको ऐसे की अपॉर्चुनिटी मिलती है तो वो डेफिनेटली बिफोर अप्लाइंग टू द वीजा दे मस्ट डेमोस्ट्रेट, अपनी एसओपी में भी बताएं और उसके अगर एविडेंस लगा सकते हैं लगाएं कि जी मेरी एजुकेशन के बाद अगर मैं मास्टर्स करके अपने मुल्क में आता हूँ, अपने होम कंट्री रिटर्न होता हूँ, तो मुझे ये बेनिफिट होते हैं। कोई ट्रेनिंग है, कोई पोटेंशियल जॉब ऑफर है विद सैलरी, एडिशनल पर्क्स क्या हो सकते हैं, जो भी आप लगा सकते हो एडिशनल डॉक्यूमेंट्स लगाएं आप। एक अवेलेबल, मैंडेटरी नहीं है अगर अवेलेबल है, अदरवाइज आप इन राइटिंग भी दे दें तो इनफ होगा। बैंक स्टेटमेंट और टैक्स रिटर्न आपको सबमिट करने होते हैं। ये आपका आप समझिए एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है कि जो आपको आप लाजमी सबमिट करना होता है टू गेट द जीटी अप्रूवल फ्रॉम द यूनिवर्सिटी फर्स्ट, देन पे द फी एंड अप्लाई फॉर द वीजा, और फिर एम्बेसी आपको वो कर रही होती है। तो मैं एंड में बताता हूँ कि एम्बेसी किन बेसिस के ऊपर बेसिकली आपको इवैल्यूएट करके वो करती है। ये तो बोलते हैं कि जीटी की रिक्वायरमेंट्स क्या है। इसके अंदर एक और चीज होता है कि जी हाउ कोर्स इज वैल्यूएबल फॉर यू। अब आपने ये भी डिस्क्राइब करना है। अब डिस्क्राइब द टाइप ऑफ जॉब प्लान और परस्यू द फ्यूचर जो कंप्लीटेशन ऑफ स्टडीज इन ऑस्ट्रेलिया, तो ये आपने एक्सप्लेन करना होता है। लाइक एम्प्लॉयर, जैसे मैंने आपको कहा कि एस्टिमेट इनकम कितनी है आपकी, डिस्क्राइब किया आपने ये प्रोग्राम को क्यों चूज किया, हाउ इट विल बी हेल्प यू अकम्प्लिश यू टुवर्ड्स योर प्रोफेशनल ऑब्जेक्टिव, कैसे अकम्प्लिश करने में आपको हेल्प करेगा, ये रीजन आपने देनी होती है। आपने स्टडी इन ऑस्ट्रेलिया को ही क्यों ऑप्ट किया, तो ये थोड़ा सा होमवर्क करके आपको थोड़ा सा क्रॉस कंट्री कंपैरिजन देना होता है कि जो ऑस्ट्रेलिया को क्यों कंसिडर किया, अदर कंट्रीज क्यों लिए, उसके बड़े आपको फैक्टर्स देने होते हैं। इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन क्यूरिकुलम आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, इन टर्म्स ऑफ बेनिफिट्स आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो बहुत सारे रीजन हैं। इन टर्म्स ऑफ वेदर, अब लाइक अगर कोई कहता है कि जी कनाडा जाए, जस्ट फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कि जी कनाडा क्यों नहीं लिया, भाई इसलिए एक्सट्रीम वेदर था, फीसें भी थोड़ी सी ज्यादा थी, या फीसें भले कम थी लेकिन एक्सट्रीम वेदर था, सर्वाइव करना, क्लाइमेटाइज करना खुद तो थोड़ा सा मुश्किल रहता। तो ऑस्ट्रेलिया डेफिनेटली हमारे पास एशियन कंट्रीज में जैसा वेदर है तो चारों वेदर है तो बड़ा आसान रहता है, तो ये एक रीजन दे सकते हैं। जर्मनी की बात करें, फ्री एजुकेशन है लेकिन लैंग्वेज बैरियर है, तो इस किस्म की जस्टिफिकेशन देने। यूएसए क्यों नहीं चूज किया, उसके अंदर आप कह सकते हैं कि जी एडमिशन क्राइटेरिया के अंदर जीआरई जीमेट बहुत कॉमनली मांगा जाता है यूएसए की स्टेट यूनिवर्सिटीज में, प्लस फंडिंग बड़ी हैंडसम रिक्वायर्ड होती है एज कम्पेयर टू ऑस्ट्रेलिया। तो ये कुछ रीजन हैं जिसको करते हैं। मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बनाई भी है, क्रॉस कंट्री कंपैरिजन, बेस्ट कंट्री टू स्टडी वर्क एंड सेटल, उसका लिंक मैं अपनी डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, तो वहां से आपको थोड़ा सा क्रॉस कंट्री कंपैरिजन का आइडिया हो जाएगा, तो आप उसको जस्टिफाई कर सकेंगे जी क्यों आपने चूज किया है। तो जस्टिफाइड डिसीजन लेने में मैं समझता हूँ कि यूनिवर्सिटी को चूज करने में क्या पर्टिकुलर रीजंस है वो आपको हेल्प करेंगे। उसकी रिसर्च आपने बेसिकली अपनी एसओपी में सब्सक्राइब करनी है। इसके लिए डेफिनेटली कोई एडिशनल डॉक्यूमेंट तो नहीं बनेगा, लेकिन अपने एसओपी में अपने जो राइटिंग स्टेटमेंट दे रहे हो उसके अंदर ये पॉइंट लाजमी कवर करना है। अच्छा, अब बात करते हैं नेक्स्ट की पोटेंशियल ऑस्ट्रेलियन सिचुएशन के ऊपर आप बात करें कि जी उसके अंदर लिस्ट ऑफ फैमिली मेंबर हु आर रेसिडिंग इन ऑस्ट्रेलिया टुगेदर विद देयर करंट इमिग्रेशन स्टेटस
एंड अब बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, डेफिनेटली बहुत सारे स्टूडेंट्स जा रहे हैं ऑस्ट्रेलिया लास्ट फ्यू ईयर्स से। अब उसमें हम ये देखेंगे बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके ब्रदर सिस्टर जो है आंट जो है वो ऑलरेडी ऑस्ट्रेलिया में हैं और पीआर ले चुकी हैं। तो बेसिकली आपने ना उसको हाइड नहीं करना, आपने लाजमी बताना। मैंने अक्सर देखा कि बच्चे हाइड कर लेते हैं, उसको डिस्क्राइब ही नहीं करते। इवन तो कुछ यूनिवर्सिटी जैसे फॉर इंस्टेंस फ्लिंडर्स यूनिवर्सिटी है, उसकी जीटी के अंदर सवाल ही नहीं है कि जी आपके पेरेंट्स वहाँ पर हैं या आपके कोई ब्रदर सिस्टर को रिलेटिव वहाँ पर है कि नहीं है। मोस्टली यूनिवर्सिटी पूछती है, तो आपने उसमें बताना है कि जी हैं, उनका करंट इमिग्रेशन स्टेटस क्या है, वो स्टडी पर हैं कि पीआर के ऊपर हैं, कहाँ पर रह रहे हैं, तो आपके सेम सिटी में अप्लाई कर रहे हैं कि अदर सिटी में अप्लाई कर रहे हैं। तो कोशिश करेंगे जब आपके ब्रदर हो और स्पेशली अगर वो पीआर पे हो तो कोशिश करेंगे आप उस सिटी को, प्रोविंस को छोड़े। इट्स नॉट मैंडेटरी, बट अगर छोड़ देंगे तो आइडियल सिनेरियो है। आइडियल सिनेरियो है, उसकी रीजन ये होती है कि आप जस्टिफाई कर सकते हैं कि जी मेरी इंटेंशन स्टडी है रादर देन कमिंग टू द ऑस्ट्रेलिया जस्ट बिकॉज ऑफ द फैमिली, ब्रदर सिस्टर मदर या कोई आंट वगैरह रहती है। मेरी प्योरली इंटेंशन मेरी स्टडी और मेरे फादर ही मेरे स्पॉन्सर हैं, तो मैंने उस प्रोविंस या उस स्टेट या उस सिटी को नहीं चूज किया जहाँ मेरी फैमिली या मेरे टाइज थे। मैंने अपनी एजुकेशन को, अपनी यूनिवर्सिटी को फर्स्ट प्रायोरिटी को रखते हुए किया। और मैंने देखा है आपकी फैमिली के 2-2, 3-3 लोग भी अगर ऑस्ट्रेलिया में अवेलेबल है, स्टिल यू विल गेट द वीजा अगर आपके पास एक अच्छी यूनिवर्सिटी से अगर आपने अप्लाई किया है, ग्रुप ऑफ 8 GO8 जिसे हम कहते हैं कि यूनिवर्सिटी लिया है, या आपने एक अच्छा प्रोग्राम और एक अच्छा स्टेटमेंट ऑफ पर्पस लिख के दिया है विद द जस्टिफाइड रीजन, स्टूडेंट ऑलवेज गेट द वीजा। मेरे पास हंड्रेड्स ऑफ ऐसे स्टूडेंट्स के एग्जांपल हैं जिसमें मैंने खुद स्टूडेंट्स को हेल्प किया वीजा फाइलिंग के अंदर, दे गेट द वीजा। जहाँ स्टूडेंट गलती की, छुपा लिया, सही रीजन नहीं दिए, कुछ सस्ती हल्की यूनिवर्सिटी उठा ली, वहां मैंने देखा है कि जी वो वीजा रिफ्यूज हो जाते हैं। अगर आप स्पाउस हैं तो आप स्पाउस के अंदर भी जस्टिफाई करेंगे जी चिल्ड्रन जो आपके साथ ट्रैवल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। और जो है मैं समझता हूँ कि स्पाउस के ऑस्ट्रेलिया में टूवर्ड्स स्टडी के टाइम पे अगर स्टूडेंट को डालना या कैटर करना वो आइडियली सेट ठीक नहीं रहता। अगर आप फाइनेंशियली साउंड इनफ हैं, आप उनके एक्सपेंसेस और चीज़ों को कैटर कर सकते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं एज पर लॉ। पर मैंने देखा है कि एम्बेसीज उसके ऊपर इतने अच्छे रेस्पॉन्स नहीं दे रही होती। इज बेटर कि आप जो है उसको ना आप साथ अप्लाई करें, आप स्प्लिट करें। पहले मेन एप्लीकेंट जाए, आफ्टर 6 मंथ स्टूडेंट कैन कॉल अपने जो स्पाउस को, अपने चिल्ड्रंस को अपने साथ बुला ले, वीजा लग जाते हैं, कुछ में प्रॉब्लम नहीं होती है। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है इमिग्रेशन बैकग्राउंड। अब अपने इमिग्रेशन अपनी ट्रैवलिंग हिस्ट्री को बताना है, पहले प्रीवियस को ऑस्ट्रेलिया के लिए अप्लाई किया है कि नहीं किया, अब्रॉड स्टडी के लिए कहीं अप्लाई किया है कि नहीं किया, कोई विजिट वीजा अप्लाई किया है कि नहीं किया, डिसीजंस क्या थी। अब वो आपने डिस्क्राइब करनी है कि जी वीजा डिनाइड हुए हैं कि अप्रूव्ड हुए हैं, अप्रूव्ड हुए हैं तो पर्पज ऑफ रीजन क्या थी, और अगर डिनाइड हुए तो उसकी रीजन क्या थी। और ऑलवेज अटैच द रिफ्यूजल लेटर इफ यू हैव, अगर नहीं है तो आप उसको लिख के एक्सप्लेन करेंगे जी ये अदरवाइज एसओपी में भी देना है और ये आपने एडिशनल डॉक्यूमेंट के साथ भी लगाना है। तो वो आपको दोनों जगहों पे इस वाले पॉइंट को कवर अप करना है। फिर है सपोर्टिंग एविडेंस, जिसमें आपके पास समझें कि जो भी आपने बैकएंड पे डॉक्यूमेंट, रिटन डॉक्यूमेंटेशन आपने दी है, फॉर एग्जांपल आपने एविडेंस रिसेंट जॉब की अगर एडवर्ट किया है तो आप उसको मेंशन कर दें, अच्छा वो बड़ा हेल्पफुल रहता है। प्लस आप उसके अंदर जो है अपना फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स आप लगा देते हैं, अपने टैक्स रिटर्न वगैरह मैंने आपसे कहा कि आप अपने लगाएं, प्लस आप अपनी स्टेटमेंट लगाएंगे, सोर्स ऑफ इनकम को जस्टिफाई कर लेंगे, सैलरी स्लिप्स वगैरह लगाएंगे, आप मदर फादर्स की या जो भी आपके स्पॉन्सर्स हैं ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू है तो ऑर्गेनाइजेशन के आप जो है ना सारी चीजें सबमिट करेंगे। तो ये तमाम के तमाम चीजें आपको इन लगानी होती है। पोलियो सर्टिफिकेट वगैरह भी कुछ इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश के लोगों से मांग लिए जाते हैं, तो आप इनके लिए आप पोलियो सर्टिफिकेट को लगाएं। पुलिस के लिए सर्टिफिकेट बड़ा एक मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है, उसको आप लगाएं तो वो आपको हेल्पफुल रहता है ये तमाम डॉक्यूमेंट्स को। और ये अप्रूव जैसे पुलिस के लिए सर्टिफिकेट ना जीटी के टाइम पे नहीं रिक्वायर्ड होता, मैंने एडिशनली कह दिया है कि लेकिन रिक्वायर्ड नहीं है इनिशियली, बस आपके पास फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स हैं और आपके रिक्वायर्ड स्टेटमेंट्स हैं। रिक्वायर्ड स्टेटमेंट क्या है, 1 ईयर की ट्यूशन फीस, 1 ईयर के लिए लिविंग इक्वल टू बैंक स्टेटमेंट। तो जो भी यूनिवर्सिटी लिया, अगर 30,000, 40,000, 35,000, 36,000 जो भी फीस है, प्लस उसमें 23,000 समथिंग आपने अपना लिविंग एक्सपेंस ऐड कर देना है, प्लस IHS और मिसलेनियस $2,000, $3,000 तक के आपके ये लगाएंगे, या फॉर्मूला बन जाएगा कि जी इतने $1,000 मेरे अकाउंट में होने चाहिए, वो पड़े हों। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बताता हूँ, आजकल मैंने देखा है कि स्टूडेंट स्टेटमेंट तो शो कर लेते हैं, फंड्स भी अरेंज कर लेते हैं, लेकिन स्टिल बड़ा हाई नंबर जो है ना मैं देख रहा हूँ कि लास्ट 6, 8, 10 मंथ से ऑस्ट्रेलिया ने वीजा रिफ्यूजल का दिया हुआ है। उसकी रीजन क्या है? रीजन सिंपल सी है कि जी स्टूडेंट्स फंड्स अरेंज करके उन फंड्स के अंदर ना बहुत ज्यादा इरेगुलरिटीज हैं, पैसे आ रहे हैं, पैसे जा रहे हैं, होल्डिंग अमाउंट नहीं है, एविडेंस दिखा रहे हैं कि जी पैसा आया, डल गया, प्रॉपर्टी ये बेच दी, वो बेच दी, वहां से पैसा आ गया, पड़ गया। सर जी जीटी अप्रूवल के लिए तो ठीक है, लेकिन अब एम्बेसी इस चीज को बड़ा इसके ऊपर जो है ना वो स्ट्रॉन्ग जो है, या आप कह देंगे जो बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट ले रही है, और इसके अगेंस्ट जो है वो वीजा रिफ्यूजल मैंने देखेंगे स्टूडेंट्स फेस कर रहे हैं। ऐसे स्टूडेंट जिनके पास स्टेटमेंट को या फंड्स को पड़े हुए
1 मंथ या उससे ज्यादा था, कोई ट्रांजेक्शन्स नहीं थी, कोई हैवी ट्रांजेक्शन्स नहीं थी, चीजें थी, उनके वीजे लगे हैं, इवन दो उनकी प्रोफाइल भी बड़ी वीक थी। और ऐसे स्टूडेंट प्रोफाइल वाइज, आइल्स वाइज, अदर फाइनेंशियल डॉक्यूमेंटेशन के वाइज बहुत स्ट्रॉन्ग थे, बट उनकी स्टेटमेंट्स में किसी भी रीजन की वजह से इरेगुलरिटीज थी, आए गए निकल गए करके उन मंथ्स में बहुत बड़ी बड़ी ट्रांजेक्शन, उन बच्चों के मैंने रिफ्यूजल्स देखे हैं। तो ऑलवेज मेक श्योर करें स्टूडेंट्स आजकल के सिनेरियो के अंदर कि जो भी आप स्टेटमेंट में फंड्स डालते हैं अपनी जीटी रिक्वायरमेंट्स अप्रूव कराने के बाद उस फंड्स को होल्ड रहने दें, थोड़ा सा होल्ड करें, पुराना करें, कोशिश करें 15-20 दिन 1 महीने के लिए उसको फ्रीज करें, छोड़ दें, ताकि जब आप स्टेटमेंट निकालें तो उसमें कोई इरेगुलर स्टेटमेंट ट्रांजेक्शंस के अंदर ना शो हो और बड़े ईजिली जो है ना वो अपना वीजा ले सकें। सबसे लास्ट में जो सबसे इंपॉर्टेंट है आज के इस टॉपिक का, वो है हाउ द होम अफेयर टीम इवेलुएट द जीटी को किस तरह इवेलुएट करती है और उसके क्या उसके बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो ये मैं समझता हूँ इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जिसमें आपको आइडिया होगा कि एम्बेसी बेसिकली देख क्या रही है। सबसे पहले तो चीज ये है कि इंटरनेशनल स्टूडेंट ने ना बताना है कि जी वो टेम्पररी एंट्रेंट है, वो स्टूडेंट वीजा स्कीम के ऊपर ना कोई पीआर के लिए बेनिफिट नहीं लेना चाह रहा। मैं पॉइंट पूरा डिटेल में इस पर एक्सप्लेन कर चुका हूँ। फिर सेकंड आपने जो है ना वो करना क्या है कि आपने जो है ना वो अपनी एक अच्छी सी एसओपी लिखनी है जिसके अंदर आपने बहुत कुछ पॉइंट्स मैंने आपको किए, तो मैं अगेन बताता हूँ कि किन पॉइंट्स को एम्बेसी देखती है। अ जस्टिफिकेशन फॉर नॉट enrolling into a comparable course offered in the home nation और रीजन, ये आपने बताना है। मैंने बताया था कि जी क्यों कोर्स को चूज किया और आपने अपने होम कंट्री में क्यों नहीं पढ़ लिया, किसी और कंट्री में क्यों नहीं स्टडी किया, क्या रीजन थी कि जी अपना मुल्क छोड़ के अपना रीजन छोड़ के ऑस्ट्रेलिया आने की। ये पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट होता है एम्बेसी का कि जी आपने एक तो वीजा ठीक डाला है और आपने होम कंट्री में क्यों नहीं किया, ये पॉइंट आपने अपनी एसओपी में डेमोस्ट्रेट करना है। प्लस आपने इसके साथ ये पॉइंट भी डेमोस्ट्रेट कि जी रिटर्न्स वंस योर स्टडी कंप्लीटेड, कि आप रिटर्न हो जाएंगे अगर आपकी एजुकेशन हो जाएगी और आपके नेशनल फाइनेंशियल स्टेटस क्या है, क्या आप रीजन आपने जस्टिफाई करना है कि आप रिटर्न हो जाएंगे, ये भी आपने इन राइटिंग देना है। उसके अंदर बहुत सारे फैक्टर्स हैं, मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं, जिसमें आप अपने फ्यूचर एक्सपेक्ट्स को एक्सप्लेन करते हैं, जॉब एक्सपेक्ट्स को करते हैं, इकोनॉमिकल एक्सपेक्ट्स को करते हैं, अपने फाइनेंशियल टाइज अपनी फैमिली की चीजों का आप एक्सपेक्ट को क्लियर कर रहे होते हैं। ये चीजें होती हैं जो एम्बेसी देख रही होती हैं। फाइनेंशियल स्टेटस के साथ आपका मिलिट्री सर्विस के ऊपर कोई ऑब्लिगेशन तो नहीं है, डोमेस्टिक एंड पॉलिटिकल एंड सोशल बिहेवियर या वो कंडीशंस तो नहीं है, तो वो बड़ी चीजें बड़ी मैटर कर रही होती हैं कि आपके कंट्री की बेसिकली इकोनॉमिकल कंडीशंस क्या है, पॉलिटिकल सिचुएशंस क्या हैं, आपके एरिया के अंदर आपकी चीजें क्या। अक्सर देखते हैं कि एरिया में कुछ स्पेशली इंडिया पाकिस्तान की अगर बात हुई है, श्रीलंका के कुछ एरियाज की बात करूं तो वहां पर क्या होता है कि जी बड़ी जो है वो जंगे लगी होती हैं, डोमेस्टिक वायलेंस बहुत ज्यादा होता है जिसकी वजह से लोग इमिग्रेशन या असाइलम्स बहुत ज्यादा सीख कर होते हैं। ऐसी एरिया को ऑस्ट्रेलिया जो है वो टारगेट करता है कि जी वहां के एप्लीकेंट को ना अलाउ किया जाए। तो आप हमेशा इस किस्म की प्रैक्टिस से बताएं, जस्टिफाई करें कि पॉलिटिकल कंडीशन ठीक है, हमारी सोशल जो है वो जो है हमारी कंडीशंस ठीक है, फाइनेंशियल्स ठीक है, आपने जीटी अप्रूवल ली हुई है और अब एक जेन्युइन स्टूडेंट है। ओके, फिर इसके अलावा आपको जो तीसरा पॉइंट होता है कि जी ऑस्ट्रेलिया ऑफर, कि जी रीजन क्या है कि जी रिमेन इन द ऑस्ट्रेलिया और प्लान टू कोर्स द एजुकेशन प्रोवाइडेड बाय द लेवल ऑफ एक्सपर्टीज एडिशनल पीरियड टू द एक्सपीरियंस। एंड वही आपने सारी चीजें बताने की जी आपने कोर्स ऑस्ट्रेलिया में लिया, उसको क्या था, क्यों आपने इसको पीरियड किया, एक्सपीरियंस से रिलेटेड था कि आपके कंट्री की क्या आपकी फाइनेंशियल सिक्योरिटीज थी, क्यों चूज किया, वहाँ क्यों नहीं पढ़ लिया, प्लस आपने जो है ये प्रोग्राम लिया तो आपको क्यों बेनिफिट देगा, आपको फाइनेंशियल सिक्योरिटी किस तरह देगा कि जी आप भी ऑस्ट्रेलिया में आके इतना महंगा कोर्स कर रहे हैं अपनी कोर कंट्री के मुकाबले में, तो वो बेसिकली आपको फाइनेंशियल किस तरह सिक्योरिटी देगा व्हेन यू रिटर्न टू द होम कंट्री। इस पॉइंट को वो देख रहे होते हैं कि बच्चे ने कितना अच्छे से एक्सप्लेन किया है। अच्छा, इसके अलावा जो आपने कोर्स लिया है वो अप्रोप्रिएट लेवल ऑफ स्टडी का है, इट रिलेट्स टू योर प्रेजेंट प्लान एम्प्लॉयमेंट और योर होम कंट्री या थर्ड वर्ल्ड नेशन के साथ हो, और ऑल्सो प्रोजेक्टेड सैलरी के भी चीजें होती हैं कि आपने ये अदर पर्क या अदर पर्क प्रोजेक्टेड सैलरी या अदर पर्क जो है वो आपने अपने कोर्स के साथ अपने स्टडी के साथ मैच करके एक्सप्लेन किए हुए हों कि जी ये रीजन थी। ओके, इसके अलावा जो चीजें कंसीडर करती हैं वो क्या होती हैं कि जी पेरेंट्स और लीगल गार्जियन और स्पाउस के जी के वो माइनर या एडिशन को है, माइनर हैं इन एडिशन टू द रिफ्यूजल और या कैंसिलेशन तो नहीं हुई है, कोई पीरियड वीजा एप्लीकेशन तो ऑस्ट्रेलिया में नहीं अप्लाई हुई है, किसी और कंट्री के अंदर कोई रिफ्यूजल वगैरह, तो बेसिकली वही सेम आपकी ट्रैवलिंग हिस्ट्री को देख रहे होते हैं कि आपकी फैमिली में आपके स्पाउस में किसी की ट्रैवलिंग हिस्ट्री तो ऐसी नहीं रही है, इसमें वीजा रिफ्यूजल वगैरह तो नहीं है, या मेन एप्लीकेंट को वीजा रिफ्यूजल तो नहीं है, पहले दाएं बाएं शायद अपने किसी भी रीजन की वजह से वीजा रिफ्यूज करवाता है और एंड में ऑस्ट्रेलिया को चूज कर रहा है, तो ये चीजें आपको कर रही होती हैं। वेल, दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप this video will help you. If you have any question and query, please feel free to ask.